नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमारा जो वीडियो बनाए थे हमने आरटीआई के ऊपर, वो च तक था। अब आगे हम समझते हैं छ से सेक्शन च, सेक्शन 2 सब सेक्शन छ, जिसको इंग्लिश में एच कहा गया। तो वहाँ से हम समझते हैं आगे का वीडियो। हम पहले समझते हैं कि सेक्शन 2 में क्या नियम्स हैं, क्योंकि सेक्शन 2 अधिकारियों के कर्तव्य, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन क्या है, इन सब के बारे में है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में कहा गया है, यथास्थिति समुचित सरकारी सक्षम प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। मतलब जो भी समुचित सरकार, जो सरकार है या सक्षम प्राधिकारी है, उसके द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे वो लागू होंगे। तब जो समुचित सरकार, भी सरकार के यहाँ पे पहले हमने देखा इस चीज़ को कि सरकार जो भी कानून बनाएगी उसका अध्यादेश जारी करेगी, उसके बाद ही वो लागू होंगे। तो इसके लिए जो भी सक्षम प्राधिकारी है, जो सक्षम प्राधिकारी मैंने बताया पिछले सेक्शन में आए थे, जिसके अंदर जो राज्यपाल है, जो राष्ट्रपति है, विधानमंडल का जो सभापति है, ये ऐसे जो हैं, जो लोग हैं, वो उसमें सक्षम प्राधिकारी में आएंगे और वो जो कानून बनाएंगे या समुचित सरकार जो कानून में अमेंडमेंट फेरबदल करती वो मान्य होंगे। अब आते हैं ज पे। ज है लोक प्राधिकार, मतलब जो डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटीज़। अब पब्लिक अथॉरिटीज़ में है पहला क, ज का पहला क, संविधान द्वारा उसके अधीन, मतलब संविधान के द्वारा जो बनाए गए कोई भी निकाय, कोई भी सेक्टर्स है, अथॉरिटी, वो संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा। अब संसद द्वारा बनाई किसी अन्य विधि द्वारा, मतलब संसद के यहाँ पे देखिए बहुत सारी कमिटियाँ बनती हैं, बहुत सारे मैटर्स में पैनल्स बिठाए जाते हैं, तो वो अब राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा। अब राज्य विधानमंडल, अब राज्य के अंदर जो कमिटियाँ बनती हैं, जो भी एक संगठन तैयार किया जाता है किसी कार्य हेतु, जन हित हेतु, तो उसके अंदर भी वो भी लोक प्राधिकारी की संज्ञा में आते हैं, मतलब वो पब्लिक अथॉरिटी है। फिर घ, समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। तो इसके अंदर सरकार द्वारा गठित या सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना, या सरकार कोई भी जो संगठन बनाता है उसको, जैसे कमिटीज़ वगैरह जो भी बनती हैं, एक संगठन बनाता है, तो उसकी अधिसूचना होती है, वो लोक प्राधिकारी में आते हैं, या सरकार द्वारा के आदेश से बनाए गए हो, जो स्वायत्त, जो गठित किए गए हो, या जो स्वायत्त सरकारी संस्था है वो। भी स्वायत्त सरकारी संस्थाएं में देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे बीएमसी, महानगर पालिका स्वायत्त सरकारी संस्था आती है, जबकि ये सरकारी नहीं मानी, इसे महानगर पालिका कहा जाता है, बृहन मुंबई महानगर पालिका। और इसके अंदर जो भी कमिश्नर्स होते हैं, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, और बाकी जो भी कर्मचारी हैं उन्हें महानगर पालिका के कर्मचारी कहा जाता है, सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जाता है। तो ये स्वायत्त संस्था है, तो वो भी उसमें आते हैं। और इसके अंतर्गत और उसके अंदर में एक कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन नियंत्रण या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध गए निधियों द्वारा सारभूत से वित्त पोषित है। अब उसके अंतर्गत कोई ऐसा भी अथॉरिटी आती है जो पूरे सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन है, मतलब उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, और पूरा
जो अधिकार है वो सरकार का है और सरकार द्वारा उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अनुदान देती है, वो संस्थाएं भी लोक प्राधिकारी में, पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं। कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत से वित्त पोषित है। अब देखिए ये इसके अंदर आता है कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन। अब ये बात जो है एनजीओस की, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों सरकार बहुत सारी एनजीओस को उनको फंडिंग करती है, सालाना फंडिंग करती है उनके काम के लिए। तो अगर उनको फंडिंग करती है, तो उनको अनुदान देती है, वार्षिक अनुदान देती है, तो वो संस्थाएं भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगी। तो वहाँ भी आप आरटीआई कर सकते हैं, वो आपको नकार नहीं सकते। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी मैंने देखा ये जो पहले रिलायंस की भी मेरी लड़ाई बहुत लंबी चली है, तकरीबन 2 साल फाइट किया मैंने। 2 साल फाइट करने के बाद लेकिन नतीजा क्या आया, अभी जब मेरी सेकेंड हियरिंग के समय सुरेश जोशी जी थे। सुरेश जोशी ने उस चीज़ को सुनने के बाद मुझे कहा कि भाई आपका मैटर जो है वो अलग है, मैं इसको मंत्रालय में रखूँगा और मंत्रालय में रखने के बाद वहाँ से जो भी निर्णय आएंगे हम ऑर्डर देंगे। यहाँ मसला ये था कि रिलायंस एनर्जी को मैंने आरटीआई में एक इन्फॉर्मेशन मांगा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। तो मैंने उसके अंदर अपील फाइल की। तो फर्स्ट अपील में मुझे वहाँ से रिप्लाई आया कि भाई हमारे यहाँ कोई अपील अथॉरिटी नहीं है, ना आरटीआई हमसे कंसर्न्ड है। तो मैंने उस चीज़ को सेकेंड अपील फाइल किया, राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील फाइल किया। वो मैटर चला सुरेश जोशी जी के यहाँ पे, और मैंने उनको बताया कि भाई इसका एक और पहलू था। मैंने उस चीज़ को जब सेकेंड अपील मैंने किया, तो मैंने एक्चुअली जो आरटीआई डाली थी उसके अंदर मैंने मंत्रालय में भी आरटीआई किया था कि भाई ये जो रिलायंस एनर्जी है इसको सरकार क्या क्या अनुदान देती है, उस विषय में मैंने मांगा था। अब वहाँ से मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने वहाँ पे अपील फाइल किया था। उस अपील की भी वहाँ पे चर्चा हुई थी, और उस अपील में मैंने ये पूछा कि भाई ये जो रिलायंस एनर्जी की जो यहाँ पे जो सब टर्मिनल्स लगते हैं वो प्रॉपर्टी महानगर पालिका की, मतलब सरकार की प्रॉपर्टी, क्योंकि महानगर पालिका सरकारी स्वायत्त संस्था है तो सरकार की हुई। तो सरकारी ज़मीनों पे हैं, इनके जो लाइट्स पोल्स हैं वो सरकारी ज़मीनों पे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर लाइट पोल्स है तो लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमको स्ट्रीट लाइट लगाना है तो लगाना पड़ेगा। बोला सर मैं मानता हूँ बात को, अगर स्ट्रीट पे लगाते हैं तो वो अपना चार्ज ले रहे हैं, लाइट का पूरा चार्ज ले रहे हैं, तो ज़मीन का पैसा कौन देगा? तो ये तो उनको अब फ्री में मिल रही है ज़मीनें। जो बड़े बड़े टर्मिनल्स जो उनके जंक्शंस बन रहे हैं, कहीं गार्डन्स में बना दिए, कहीं भी झोपड़पट्टी के बीच में बना दिए, तो भाई ये जो प्रॉपर्टियां हैं उनके पास आ रही है, ये कौन दे रहा है? दूसरी चीज़, इन्होंने बहुत सारे गार्डन्स लेके रखे हैं, उस गार्डन से उनको सब्सिडी मिल रही है, जबकि गार्डन में करते कुछ नहीं, खाली नाम बैनर लगाए हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। हमारे यहाँ खोतवाड़ी में भी गार्डन था, आखिर में वो से निकाल के लिया गया, वहाँ पे अपनी मनमानी कर रहे थे वो लोग। अब दूसरी चीज़ें और थी जो मैंने सुरेश जोशी जी के सामने रखा पूरे एविडेंस के साथ में, कि सर इन्होंने स्कूलों में बीएमसी स्कूलों में कम से कम नियरली 52 स्कूल्स में मुंबई के अंदर इन्होंने वहाँ परमिशन लिया है कि हम स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे, और उसका एमओयू की कॉपी सब मैंने निकाल लिया था।
उस एमओयू की कॉपी को रखा कि सर इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को स्कूल के बच्चों को हम कंप्यूटर के क्लासेस सिखाएं, कंप्यूटर सिखाएंगे, हम हमको ट्रेन करेंगे। लेकिन सर मुंबई के कम से कम 10-12 स्कूलों में गया, उसमें गजदरपा एक बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था। और वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने प्रिंसिपल से मिलने के पूछा कि भाई ये रिलायंस एनर्जी का जो यहाँ पे एमओयू हुआ है, और मैं परमिशन लेके गया, मैं ऐसे नहीं गया था। मैंने जो यहाँ पे जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनसे परमिशन लिया था कि सर मुझे परमिशन दीजिए वहाँ जाने की। तो बोले ठीक है आप जाइए, मैं वहाँ फ़ोन करती हूँ। तो परमिशन लेके गया था मैं, क्योंकि मुझे वहाँ कोई बहस नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ देखना था। तो वहाँ पे गया तो उन्होंने कमरा जब खोला तो उसके अंदर मुश्किल से 1 या 2 कंप्यूटर्स पड़े थे, जो कि 4 पार्ट में थे, और वहाँ पे कोई कंप्यूटर का नामो निशान नहीं। कमरा ऐसा लगा जैसे ये सालों से बंद पड़ा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा दोस्तों, और मैं उसकी बहुत लड़ाई लड़ा था। उसके बाद मैंने वहाँ पे पूछा कि सर ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ना क्लासेस चल रही है, तो इनको स्कूलों में इतने बड़े बड़े टावर क्यों खड़े किए इन्होंने? और उन्होंने स्कूल्स में गार्डन के अंदर जो स्कूल के प्ले ग्राउंड रहते हैं उसके अंदर बहुत ऊंचे टावर खड़े थे, ऊंचे टावर्स खड़े थे। अब वहाँ पे रीजन क्या दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा कि भाई वो जो कंप्यूटर सिखाते हैं उनको नेटवर्क के लिए। तो मैं बोला सर ये नेटवर्क का टावर नहीं है, मोबाइल टावर है। नेटवर्क का टावर जो होता है और मोबाइल टावर में बहुत फ़र्क है। और मैंने पूरा डिटेल्स उनके सामने का फोटोग्राफ्स रखा, तो ये चीज़ साबित हुई कि उन्होंने सरकार से सब्सिडी ली, उसका गलत फ़ायदा उठाया। जो रिलायंस एनर्जी थी गलत फ़ायदा उठाया। मैंने बोला सर ये ईस्ट में सांदा ईस्ट में पहले बीएसएस की बहुत बड़ी ऑफिस थी। जब बीएसएस थी, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, बहुत बड़ी ऑफिस थी। अब जब उस पर रिलायंस आई तो रिलायंस ने उस ऑफिस को बदल दिया। स्टार्टिंग थोड़ा दिन चला, फिर रिलायंस ने हैंड ओवर कर दिया अडानी को। लेकिन आज भी वो जो प्रॉपर्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ हैं, वो प्रॉपर्टी में रिलायंस का आईटी सेंटर चालू है, रिलायंस का आईटी सेंटर चालू है। और वो भी प्रॉपर्टी दोस्तों तकरीबन मेरी ख्याल से 50,000 लाख स्क्वायर फीट से कम नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हाईवे टच में है जिसका ये उपयोग कर रहे हैं। जब आपने सरेंडर कर दिया है तो प्रॉपर्टी किसको दी गई थी? बीएसईएस को दी गई थी। बीएसईएस से आपको मिली, लेकिन आपका यूज़ क्या करना था? लाइट का। अब आपने क्या किया, उस लाइट के यूज़ को छोड़ के आपने अपना वहाँ पे आईटी सेंटर बना दिया है। और दोस्तों आप कभी जाएंगे देखिए, ईस्ट में बहुत बड़ा आईटी सेंटर है। तो आज वो प्रॉपर्टी किसकी? आज जो मुकेश अंबानी उस प्रॉपर्टी अपने अंडर में करके बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी किसकी? सरकारी संपत्ति हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ज़मीन थी वो, और है। तो ये जो सरकारी, ये प्राइवेट आईटी सेंटर को कब से लीज पे देने लगी सरकार? तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। कोई नेता इसके विषय में नहीं बात करता है, कोई नेता इस विषय में बात नहीं करता है। एक झोपड़ी अगर आप बनाएं तो पूरी बीएमसी आ जाती है, पूरी पुलिस आ जाती है तोड़ने के लिए। इतना बड़ा हब खड़ा किया, आईटी हब खड़ा किया है, लेकिन वहाँ कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ दोस्तों, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार चालू है यहाँ पे। तो ये है सरकार का भ्रष्टाचार। मैं आज ही कहता हूँ कि प्रॉपर्टी का सरकार बाकायदा, अरे कम से कम हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो सरकार की। सरकार चाहे तो उस पर अपना एक उपक्रम बैठा सकती है, लेकिन आज वो किसी और के अंडर में है। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं रिलायंस ग्रुप सरकार और सेंट्रल दोनों की जेब में है। तो भाई आप पैसे वाले हैं ठीक है, लेकिन सरकारी संपत्तियां तो छोड़ दो। लेकिन वो भी नहीं होता। तो दोस्तों मैंने जो बताया समझिए। आज अगर उनके अब आप आरटीआई डालोगे कि भैया मुझे डिटेल बताओ, बोले हम लाभ नहीं लेते, हम आरटीआई में कैसे आएंगे? तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके बैठे गवर्नमेंट की, वो लाभ नहीं लेते। सरकार का बेनिफिट क्या?
सरकार का बेनिफिट क्या? एक झोपड़ा तो सरकार की आंख में चुभ जाता है, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया वहाँ पे, सरकार को नहीं चुभा, सरकार ने नहीं पूछा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को समझनी चाहिए, आरटीआई में यही चीज़ें निकलनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, कोई लड़ता नहीं है। क्यों नहीं लड़ता है? अरे भाई इतने बड़े आदमी से पंगा कौन लेगा? नहीं दोस्तों, पंगा की बात नहीं है। हम प्रॉपर्टी का संरक्षण कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी का संरक्षण कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मैटर मैं उठाने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि 2014 में जब आरटीआई की हालत खस्ता हुई, तब मैं समझ गया था कि ये जो आने वाली सरकार है, जो अब की सरकार है, ये आरटीआई को ख़त्म कर देगी। क्योंकि यहाँ के कोई नेता नहीं चाहते कि आरटीआई में उनकी पोल खुले। बहुत सारे नेता हैं, अभी आज भी जो बैठे हैं 10-10 साल से, उनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, एविडेंस के साथ में आए, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कभी कोई चीज़ परदेश के पीछे से साफ हुई? नहीं हुई। पर्दे के पीछे से मैटर ख़त्म हो गए। यही होता है दोस्तों, यही होता है। सरकारी संपत्ति कोई भी लूट के ले जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक झोपड़े बना लो, सरकार को तकलीफ हो जाती है। गरीब आदमी कहाँ रहेगा, इस बारे में कोई चिंता नहीं है। अमीर आदमी लूट ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें, जो लोक प्राधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो लोक प्राधिकारी आते हैं, लेकिन इनको आरटीआई की कैटेगरी से बाहर क्यों रखा गया है? आज मुझे बताइए, जब रिलायंस एनर्जी थी, तो उसके अंदर उपभोक्ता थे, ग्राहक थे। अब ग्राहक थे तो आरटीआई तो होना चाहिए। और जब उसके यहाँ पे लाइट बिल फ्री में नहीं दे रहे थे, हम उनके ग्राहक थे, हम बिल भरते थे महीने के, तो वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। और बाद में जब वहाँ से भेजा गया मंत्रालय, तो मंत्रालय से रिपोर्ट आई कि भाई नहीं, रिलायंस एनर्जी आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते। उसके बाद मेरे बाद भी बहुत लोग लड़े, शायद उसके अंदर किसी एक को ऑर्डर भी मिला था कि नहीं, ये आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। फिर मेरे ख्याल से उन्होंने हाई कोर्ट चैलेंज किया था, और हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लेके आए कि भाई हम आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते। क्योंकि कंपनियां हैं, बड़ी है, इनको सरकारी ज़मीनें जब लूट रहे हैं तो पैसे की कमी नहीं है भाई। तो वो चीज़ है। तो मैं सरकार से आज निवेदन करूंगा कि ये जो ईस्ट में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है रिलायंस का, उसकी तहकीकात की जाए कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे प्राइवेट एम्पायर क्यों है, प्राइवेट एम्पायर क्यों है। उस चीज़ का यूज करे सरकार लोगों को, हितों के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों अब इसके अंदर आते हैं अभिलेख। अब जो डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स, पांडुलिपि और फाइल। अब पांडुलिपि का तो अभी ज़माना रहा नहीं, पहले पांडुलिपि चलती थी। अब फाइल्स में आते हैं, जो किसी विषय के अंदर एक फाइल्स एक संग्रहित की जाती है, तो फाइल्स में आ जाते हैं। फिर ख में किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और प्रतीकित प्रति। अभी ये कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसकी एक माइक्रोफिल्म बनाया गया है, वीडियो फिल्म, वो आ गई। फिर उसके बाद माइक्रोफिस, मतलब जो आपके उसको माइक्रोचिप बोलते हैं ना, उस तरह की कोई चीज़ें हैं, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब, तो वो सब चीज़ों कॉपी आप ले सकते हैं। ऐसे माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन, जो भी माइक्रोफिल्म है उसके अंदर जो प्रतिबिंब या कुछ है या नहीं है, जो भी है आपको देना है, चाहे वर्धित रूप में हो या ना। मतलब वर्धित रूप में जब उसके अंदर कुछ है या नहीं वर्धित रूप में, तो आपको देना है। फिर उसके बाद आता है सूचना का अधिकार से एक अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्रतिनिधि द्वारा उसके नियंत्रण धारित है, अधिकार अप्रेरित है, उसके निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। अभी ये सूचना का अधिकार में हर व्यक्ति को सूचना में पहुंचने के लिए योग्य बनाना है, जो
किसी लोक प्राधिकारी द्वारा इंटरनेट बाधित है, जो संस्थाएं हैं, निकाय हैं, उनको सूचनाएं हर व्यक्ति को आसानी से पहुंच सके, उसके लिए उसका निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार क्या है, तो पहला है कृति दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण। अभी जो भी आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी फाइलें हैं, उसका इंस्पेक्शन। फिर दूसरा, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रति भी लेना। अभी जो भी दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलें हैं, तो रिकॉर्ड्स, अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स, जो उसको रिकॉर्ड का जो भी है, उसका जो भी चीज़ लेना है या प्रमाणित पत्र लेना है, उसके शॉर्ट जो टिप्पणी है वो लेना है उसके अंदर। फिर थर्ड है सामग्री के नमूने लेना। अब सामग्री मतलब जो भी आर्टिकल्स होते हैं, आप आर्टिकल में मैंने कल आपको समझाया था कि जैसे बिल्डिंग्स बन रही, जैसे लोहे, कुछ भी आप उसके नमूने लेके उसको बाहर से चेक करवा सकते हो, तो वो आपको वहाँ से लिखित रूप में सर्टिफाई करके देंगे कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं। फिर फोर्थ है डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर किसी अन्य युक्ति में भंडारित है। अभी जो भी पहले डिस्केट और फ्लॉपी चलती थी वो बंद हो गई, टेप चलती थी, वीडियो कैसेट चलती थी, बंद हो गई है रूप से किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रीति में, जैसे पेन ड्राइव में आप ले लीजिए, सीडी में ले लीजिए। अभी आजकल तो अब सीडी का सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब जो भी लैपटॉप्स नए आ रहे हैं उसमें सीडी रोम है ही नहीं, बहुत कम में रह गए हैं, तो सीडी सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है। अब उसके बाद जो आपके मोस्टली जो पेन ड्राइव के उस पर चल रहे हैं, या प्रिंट, आप उसके प्रिंट आउट ले सकते हैं, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर किसी अन्य युक्ति में भंडारित है। जो भी ऐसी सूचना कंप्यूटर में या कहीं पे भी रखी हुई, उसी में सब रखी हुई है। अब ट में राज्य सूचना आयोग से धारा 15(1) की अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है। अब सेक्शन 15(1) के अधीन राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग से धारा 15 की धारा के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। अभी जो भी ये 15(3) की धारा है, उसके अंदर जो भी मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त है, उनकी नियुक्ति हुई है, उनका अधिकार है। अब राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन पदवीत राज्य सूचना अभिप्रेत है, उसके अंदर धारा 5 की। अब ये कल वाला ड आया जो राज्य लोक सूचना अधिकारी सेक्शन 5(1) में और सेक्शन 5(2) में आपको सहायक राज्य सूचना अधिकारी जो भी उनकी नियुक्ति है। ढ पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी भी है। अब ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, पर व्यक्ति थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। अब थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में जब सेक्शन 8 आएगा तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ समझनी चाहिए कि थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है उससे कोई और व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है, ये भी चीज़ लोक प्राधिकारी है, वो समझना चाहिए उसको। अंतर को कोई लोक प्राधिकारी भी है, तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के विषय में दिया गया है कि थर्ड पार्टी सूचना के अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब जो अनुरोध कर रहा है, सूचना मांग रहा है, और उससे भिन्न दूसरा कोई व्यक्ति उससे अफेक्टेड है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है, और उसके अंदर कोई लोक प्राधिकारी भी है, मतलब कोई निकाय है, कोई अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी पे लागू होती है। जो थर्ड पार्टी के अंदर सेक्शन 8 के अंदर समझेंगे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या है। अब दोस्तों, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारों की बाध्यताएं। अब सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 बहुत छोटा है, एक लाइन का है सेक्शन 3, सूचना का अधिकार। अभी आप फॉर्म जब भरते हैं तो फॉर्म के अंदर ऊपर लिखते हैं इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। नीचे आपको देखो ब्रैकेट में दिखा सी रूल 3 की DM 3 देखिए। तो ये सेक्शन 3 यही है जिसमें कहा गया है कि इस सेक्शन के अंडर में
सूचना नागरिकों का अधिकार है। हाँ, नागरिकों को सूचना का अधिकार है। तो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन में है सेक्शन 3, इसको याद रखिए। यदि कोई आपको अभी कोई भी लोक प्राधिकारी यदि आपको अवॉइड करता है कि आपने एप्लीकेशन डाला है और आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये समझ लिए सेक्शन 7(2) में आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया उसने आपको डिनाई नहीं किया, उसने उस एक्ट को डिनाई किया है। सेक्शन 7(2) में जानबूझ के आपके इस एक्ट को डिनाई किया है। तो ये चीज़ हम समझेंगे आगे। दोस्तों, अभी कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सअप किया था, मैं उनको जो भी एक आरटीआई डाली थी, कुछ सूचना मांगी थी उन्होंने, तो जिसके अंदर उन्होंने सूचना में अधिकारी ने लिख के दिया कि आपका जो भी मैटर्स है उसके मैटर में हेयरिंग का प्रोसीजर चालू है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं, मतलब अपील डालिए। अपील डालिए आप। बोले मैं अपील क्या करके डालूं? बोला अपील ये डालिए कि भाई मैंने जो सूचना मांगी थी वो अधूरी सूचना आपने दिया, आपने अधूरी सूचना दी, आपने सेक्शन 7(6) का उल्लंघन किया है, 7(6) का उल्लंघन किया है। इसके लिए जो भी सूचना है वो मुझे फ्री ऑफ चार्ज में मतलब प्रदान की जाए। क्योंकि दोस्तों 7(6) में ये है कि अगर अधिकारी 30 दिनों के अंदर कोई भी सूचना नहीं देता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री ऑफ चार्ज देने का अधिकार है। जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट, चाहे 1000 रुपये का नहीं 1 लाख रुपये का हो, वो फ्री देना पड़ेगा। ये नियम है। तो इस चीज़ के अंदर मैंने उनको कहा ये चीज़ डालिए, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 7(5) का भी उल्लंघन किया है, जिसके अंदर उनको आपको लेटर देके बताना था कि आपके इतने पैसे भर के आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, मैटर्स है, कि सुनवाई चालू है। तो सुनवाई चालू है तो वहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स होंगे, तो रिकॉर्ड्स आपको देना था, आपने दिया क्यों नहीं? तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में सुनवाई चालू है या नहीं चालू है? तो रिकॉर्ड आपके पास है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे सुनवाई चालू है? मतलब रिकॉर्ड है तभी तो उस रिकॉर्ड की कॉपी दीजिए मुझे। आपको उनको देना चाहिए था कि भाई इतने पैसे भर के लेके जाओ, कि वो नहीं दिया। तो बोला आप अपील डालिए और पूरे डॉक्यूमेंट फ्री लीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट फ्री में लीजिए। तो दोस्तों आज हमने सेक्शन 3 तक सुनो, सेक्शन 3 सूचना का अधिकार। अब ये जो भी सेक्शंस हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसके अंदर अब आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि देखिए अभी तक हम जो भी सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के अंदर थे वो समझो एक सारांश है आपकी पूरे आरटीआई एक्ट का, कि किसको कितना पावर है, क्या है, कौन कानून बनाता है, किसके अंडर्स में है, लोक प्राधिकारी क्या है, ये सब चीज़ों का दिया गया था और ये जानना जरूरी है। दोस्तों किसी चीज़ का जब आप स्टार्टिंग नहीं समझेंगे तो एंड नहीं समझ पाएंगे। जब स्टार्ट समझ जाएंगे ना तो फिर आपको नॉर्मली सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे। पूरा कानून आपको सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है और आप एक अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट बन सकते हैं। क्योंकि देखिए इस देश में आरटीआई को फिर से जागृत करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे ना दोस्तों तो शायद देश बिखर जाएगा। क्योंकि आज जो यहाँ सरकार ने आरटीआई को जो दबाया है ना, शायद इसके पहले कभी नहीं था। 2014 के पहले आरटीआई स्वतंत्र थी। आज अधिकारी अपने मन से कानून बनाते हैं, जबकि मैंने क्या बताया कानून कौन बनाता है? या तो सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार। यहाँ पे एक अधिकारी अपना कानून बनाते भाई। अभी अब यहीं एसआरए में चले जाइए, वहाँ पे लिखा है कि 300 रुपये के लिए 300 रुपये से के ऊपर के हम कैश पैसे नहीं लेंगे, हम डीडी लेंगे। अब आरटीआई के कानून में कहाँ लिखा है कि भैया आप डीडी ही भरना है आपको? आरटीआई ने बोला जो सुलभ हो, जो सुलभ आप कैश भी भर सकते हैं। जो नहीं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो भी
नागरिक है उसको आसानी हो सके वो चीज़, तो यहाँ पे भी वो चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पे भी वो चीज़ गलत हो रही है। और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि लोग, अभी आप समझिए 10 रुपये का भी, अरे सॉरी 300 रुपये तो कैसे, 325 रुपये का भी अगर आप डीडी बनाने जा रहे हैं तो दोस्तों 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, आपको पता है ना, चार्जेस। तो 50 रुपया कौन देगा ये बताइए, 50 रुपया कौन देगा? क्या वो SPIO देंगे, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देंगे? क्या वो अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी देंगे? तो आपसे 50 रुपये की जबरन उगाई की जा रही है। मेरा इस विषय में एक बार बहस भी हुआ था, मुझे बोला सर 2 डीडी बना लेने चाहिए थे, आपने एक ही में क्यों बनाया? बोला सर पैसे लगते, फ्री में नहीं आते। और ये आपका जो लगा के रखो ना बोर्ड, ये हमको नहीं लागू नहीं होता, हम RTI एक्ट में, RTI सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल ने कहा क्या डीडी भरो। अभी तो बना लियो, दोबारा बना के नहीं लाऊंगा, ध्यान रखिए, लेके चलता हूँ तुमको SIC। तो अधिकारी ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप एक ही डीडी में सब ले लिया। क्योंकि देखिए था, हम भी इतना झगड़ा नहीं करना चाहते लोगों से, अधिकारियों से, कि उनसे झगड़ा करके कोई मतलब नहीं। इनको झगड़ा मत करो, इनको लेके चलो SIC को पेनल्टी लगवाओ। जब इनको पेनल्टी लगी है, बोलेंगे भैया हमारे बॉस ने बोला था। वो बॉस नहीं, तुम अधिकारी हो ना वहाँ पे, तुमको मालूम नहीं ये सेंट्रल एक्ट है और ये महाराष्ट्र एक्ट है। हाँ, कुछ भी करने का अपने मन से। कानून जब बनता है तो आप ये अधिकारी पूछ सकते हो ना, सर RTI में लागू नहीं होता था, RTI में कैसे लेंगे हम? तो इस चीज़ के लिए भी अब लड़ाई लड़ना है, जो ये आपके मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि कारण वही है, जैसी राजा वैसी प्रजा। आज यहाँ प्रजा बेहाल है और राजा खुशहाल है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइए। राजा खुशहाल है और प्रजा बेहाल है, खाली एसआरई के नाम पे रो रही है। आज अगर लोगों को तकलीफ नहीं हो तो लोग RTI क्यों डालेंगे, मुझे बताइए ना। लोग अपना समय व्यर्थ कर RTI क्यों डालेंगे? सॉरी। तो ये चीज़ समझना चाहिए दोस्तों। और यहीं आपको भी एक चीज़ देखना है कि RTI में अगर किसी अधिकारी ने इन्फॉर्मेशन गलत दी, कुछ भी दी, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊं कैसे करना है। लेकिन RTI कैसे डालना ये भी मैं समझाऊंगा। RTI कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। पहले हमारे चैप्टर RTI पे आ जाए, तो मैं RTI पे अभी सेक्शन 3 का जो है वो सेक्शन 3 में अगले चैप्टर मैं बताऊंगा आपको RTI कैसे फिलअप करना है, RTI फॉर्म कैसे डालना है। मैं पर्टिकुलर खाली इसी की बात करूँगा। बस एक वीडियो बनाऊंगा पूरा, कैसे RTI डालना है, कितने शब्दों में डालना है, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, ये चीज़। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय में। विषय तो यही रहेगा RTI का, लेकिन हम अगले वीडियो में सीखते हैं कि RTI एप्लीकेशंस कैसे करें। RTI एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 3 में RTI एप्लीकेशन कैसे करें। धन्यवाद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।